नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की जो स्पेशल वीडियो है, जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग आने वाली है। तो मैं आज आपको आईटीआर फाइल करना सिखाऊंगा। तो इसमें मैं आईटीआर 1 बताऊंगा, आपको सिखाना है कि आईटीआर 1 जो सैलरी क्लास एम्प्लॉयड होते हैं उनके लिए आईटीआर 1 होती है, और नॉर्मल जो भी लोग हैं उनके लिए आईटीआर 1 भर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख से नीचे है। तो उसके बारे में मैं पूरी डिटेल्ड प्रोसेस बताऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप आईटीआर किस तरह भरेंगे। उससे पहले मैं आपको 26AS फॉर्म कैसे आप देखेंगे, अपना चेक करेंगे, वो समझाऊंगा। और आपको टैक्स प्लानिंग है ना, कि आपको टैक्स प्लानिंग किस तरह करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए भी, वो भी समझना है। तो जो लोग आईटीआर 4 भरते हैं, आईटीआर 4 क्या होते हैं, जो लोग मान लो कि फ्रीलांसर की आती है, जिनका टीडीएस कट जाता है ना, जिनका टीडीएस सोर्स एंड पे डिड्यूस हो जाता है। जैसे कुछ लोग फ्रीलांसर का काम करते हैं, कुछ मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में पढ़ाते हैं, तो उनकी क्या होता है 10% सैलरी सोर्स एंड पे ही काट ली जाती है, और फिर उसको क्लेम करने के लिए जो आईटीआर 4 भरी जाती है। तो उस आईटीआर 4 के मैक्सिमम जो फीचर्स है वो आईटीआर इसके 1 के अंदर ही है, क्योंकि 1 और 4 दोनों लगभग एक ही हैं, सिर्फ एक क्लॉज को छोड़ के, है ना। तो उसको हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है यहाँ पर आज हम आईटीआर 1 के बारे में जानेंगे। तो सारी चीज़ डिटेल में करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो जा सकती है, लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेकर लास्ट तक कराऊंगा, तो बने रहिएगा, है ना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है आईटीआर की ऑफिशियल साइट पे। तो जैसे ही आपका जो लिंक है, आपका आईटीआर फिलिंग का जो ऑफिशियल साइट है, उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोग चाहें तो जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं आईटीआर, ओके, आईटीआर यहाँ पर जो है डाल सकते हैं, और गूगल पे जो है ऊपर ही इनकम टैक्स की पहली साइट आ जाएगी, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे इस तरह का आएगा, और यहाँ पर जो है आप जो यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा कि कौन कौन आईटीआर 1 फाइल कर सकता है, ये सब वो होगा। और उसके बाद आपको इस तरह की विंडो खोल के देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पर आपके लिए खुल के आएगा कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है। तो आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद जो है बाकी की डिटेल दोस्त आप लोगों को ही भरनी पड़ेगी, है ना। तो पहले आपको जो है पैन कार्ड, अपना पैन नंबर है डालना पड़ेगा, सरनेम डालना पड़ेगा, मिडिल नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, और ये रेसिडेंशियल का मतलब इंडिया में रहने वाले हो या बाहर के, तो यहाँ पे रेसिडेंट डाल के कंटिन्यू कर देना। और इस तरह ये 4 स्टेप होंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड यूज़र, आपका जो यहाँ पर जो है लॉगिन करना होगा फिर उसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने के लिए, है ना। तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए 1 टाइम है, ये हमेशा रहेगा, याद रखना। यहाँ पर जो आप ईमेल और मोबाइल नंबर डालोगे वो हमेशा आपका आप ही के पास रहना चाहिए, है ना, अलग नहीं होना चाहिए आपका वो, तो वरना दिक्कत हो जाती हैं। तो कई लोग क्या है कि दूसरे लोगों को दे देते हैं अपनी आईटीआर भरने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, चालाकी से अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और फिर क्या होता है, सामने वाला मजबूर हो जाता है अगली साल भी उसी से भरवाने के लिए या करने के लिए, है ना। तो इस तरह इसमें जो है ध्यान से रजिस्टर्ड जो कीजिएगा वो अपने ईमेल नंबर और अपने मोबाइल नंबर से कीजिएगा, है ना। तो उसके बाद जो है दोस्तों, अब उसके बाद जो है यहाँ से फिर आप लॉगिन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दोस्तों लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, तो लॉगिन क्लिक करते हैं आपको दोस्तों इस तरह का एक पेज खुल के आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों आपका नाम लिखा होगा, लास्ट बार आपने लॉगिन कब किया था, और यहाँ से आपका टाइमर शुरू हो जाएगा 44, और ये मतलब ये 45 मिनट का रहता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, और कोई भी बैक वगैरह का कोई भी बटन दबाए तो ऑलरेडी आप लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आप आईटीआर भरेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको 26AS फॉर्म निकालना है। 26AS होना चाहिए। 26AS क्या है, कभी भी आपने जब भी आपका टैक्स कटा होगा या आपके बिहाफ से टैक्स कट के गया होगा, तो वो कहाँ है, इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 26AS में दिखाई देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग 26AS ट्राई करेंगे, और याद रखना जो 26AS है उसको मैच किया जाता है जो आप आईटीआर भरते हो। अगर 26AS में और जो आपने आईटीआर भरी है उसमें डिफरेंस मिलता है, तब आप लोगों के लिए इशू हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं 26AS कैसे क्रिएट करना है। तो 26AS के लिए सबसे पहले माई अकाउंट पे जाना, और व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, है ना, जो आपने टैक्स ऑलरेडी आपकी तरफ से काट के कंपनी ने दे दिया है वो सब यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम लोग जो है टैक्स रिफंड करने के लिए आईटीआर भरते हैं, तो वो भी आपको इसी के थ्रू मिलेगा, इसी से आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे, ये आपकी खुल के आएगा व्यू 26A क्रेडिट, और उसके बाद आपको कन्फर्म करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पे कन्फर्म कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे 26AS आपका ये खुल के आएगा, दूसरी साइड पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ट्रेस की साइड पे रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पर 2 चीज़ आपको भरने के लिए बोलेगा, एक तो असेसमेंट ईयर, दूसरा व्यू एज। दोस्तों ध्यान रखना, फाइनेंशियल
ईयर क्या होती है जिसकी हम ITR फाइल कर रहे हैं। जैसे अभी की फाइल कर रहे हैं तो 20 किसकी कर रहे हैं हम, 1920 की कर रहे हैं, 2019 2020 की ITR फाइल कर रहे हैं। लेकिन जो आपका असिस्मेंट ईयर होता है वो अगली साल होती है, मतलब 2021 में हम जो इसको असिस्मेंट कर रहे हैं इसका। तो याद रखना जो आपका असिस्मेंट ईयर होगा वो हमेशा अगली साल का होगा, क्योंकि जब भी आप ITR भरोगे या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी बात करोगे वहाँ दो चीज़ आएंगी, एक तो फाइनेंशियल ईयर, तो जिस फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हो वो, और जो इसका असिस्मेंट ईयर होगा वो उससे अगला वाला असिस्मेंट ईयर होता है, तो 21 हो जाएगा। तो मैंने ये दोनों अभी के डाल दिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर HTML डालना, व्यू कर देना, तो ये नीचे खुल के भी आ जाएगा, इस तरह आपको नीचे भी खुल के आ जाएगा। और साथ ही आप क्या है यहाँ पर व्यू और डाउनलोड भी कर सकते हो, फिर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। HTML के बाद एक बार जब नीचे खुल के आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर व्यू और डाउनलोड भी कर सकते हो, तो PDF कॉपी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका नाम मिलेगा, अकाउंट नंबर, पैन नंबर सारा मिलेगा, और कितना जो एड्रेस वगैरह है वो, और साथ में ये कि आपने पर्टिकुलर मतलब किस कंपनी ने आपका काटा था, कितना उसका 10 नंबर कितना था, कितना अमाउंट आपको दिया था, कितना उसने टैक्स काटा था, और कितना आपके पास TDS जमा है। मतलब पहले ही आपने जो टैक्स जो है एडवांस में जमा कर रखा है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वो आपको कितना ऑलरेडी जमा है। तो ये जो है यहाँ पर ये जो मेरे सर जी हैं, कलीग हैं एक मेरे, उन्होंने रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने मान लो 9 लाख इनकी इनकम रही है, लगभग 43,000 इनका टैक्स कटा है, और यहाँ पर जो TDS भरा गया है लगभग वो यहाँ पर इन्होंने जो है 43,000 के आसपास यहाँ पर रहा है। तो इससे क्या हो गया, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई आपका जो टैक्स कटा है वो 43,000 कटा हुआ है। अब एक आइडिया हो गया, यहाँ से मैच होना चाहिए कि आपकी ये जो इनकम है वो ये होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे इनकम आपकी TDS में 9 लाख आ रही है और आपने इनकम टैक्स में 2 लाख लिख के भेज दिए, तो पकड़ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है वो पकड़ में आ जाएगा सॉफ्टवेयर के आराम से, ठीक है ना। तो इस तरह के फ्रॉड नहीं करने हैं कुछ भी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, 26 AS आपको मिल गया। अब उसके बाद लौट के आते हैं दोस्तों फाइलिंग पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हो, और पिछली साल की भी रिटर्न्स देख सकते हो किस तरह भरे गए हैं। मान लो किसी और से आपने इनकम टैक्स पिछली साल भरा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। तो व्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स पे आप जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे पैन नंबर आपका नजर आ जाएगा, सेलेक्ट एन ऑप्शन आएगा, इस पर सेलेक्ट कर लेना आप इनकम टैक्स रिटर्न को, और उसे सेलेक्ट करने के बाद जो है आप जो इनकम टैक्स रिटर्न जब भरोगे तो ये आ जाएंगे पिछले साल के जो आपने भरी हैं। 2018 में क्या था, 2019 में क्या था, है ना, किस डेट को आपने फाइल किया हुआ है, ये ITR प्रोसेस की गई है कि आपकी ITR प्रोसेस हो गई है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी ITR वेरीफाई नहीं की हो, तो यहाँ पे E-वेरिफिकेशन आ सकता है। तो अगर ना हुई हो ना, E-वेरिफिकेशन पेंडिंग हो, तो उसे वेरीफाई कर देना है यहाँ पे E-वेरिफिकेशन को। और याद रखना जब E-वेरिफिकेशन को आप वेरीफाई करो यहाँ पर, तो वो आपसे पूछेगा रीज़न कि आपने E-वेरिफिकेशन आपका पिछली बार किस वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि पेनल्टी है उसको वेरीफाई ना करने पे। तो आप बता देना कि मुझे तो इस सेगमेंट की नॉलेज ही नहीं थी, एक ऑप्शन आएगा उसमें, इस सेगमेंट की नॉलेज नहीं थी, आई डोंट नो अबाउट दैट, ऐसे कुछ करके ऐसा रीज़न उसमें क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पुरानी जो ITRs हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हो आप आराम से कि आपकी पुरानी कौन कौन सी ITR भरी गई थी, ठीक है ना। ई फाइल्स पे आएंगे आप लोग, यहाँ पर जैसे ही आप ई फाइल्स पे आएंगे, यहाँ पर इसको जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको असिस्मेंट ईयर डालना होगा। याद रखना मैंने बताया था जो आपका असिस्मेंट ईयर होगा नेक्स्ट वाला होगा। जैसे अभी का क्या है असिस्मेंट ईयर 2021 आ जाएगा इसमें असिस्मेंट ईयर में, है ना। जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है आपका 1920 भर रहे हैं। तो जो आपका जो असिस्मेंट ईयर होता है हमेशा जिस ईयर में आप भर रहे होते हैं फाइनेंशियल ईयर वो होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो पिछला माना जाता है ना। ITR फॉर्म कौन सा भरना है, यहाँ पे मैं ITR 1 भरा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ITR 1 आएगा, है ना। सबमिशन क्या है, आप ऑफलाइन नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का मोड चूज करना, ठीक है ना। तो आप जो है प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपको असिस्मेंट ईयर आपको मिल गया, ITR 1 आ गया, है ना। फाइल का टाइप ओरिजिनल और रिवाइज्ड रिटर्न कर देना, और साथ में जो पेपर और सबमिट का है ये ऑनलाइन कर देना, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे करेंगे तो आपने पहले से अगर भरी हुई होगी तो आपके दोनों बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएंगे। अकाउंट नंबर आपके कौन से हैं, IFSC कोड यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये दिखाई दे जाएंगे। तो आपका जो भी एक बैंक है कम से कम यहाँ होना चाहिए जो आपका रिफंड है वो जनरेट करने के लिए हो सके। तो आपको एक क्लिक कर देना है कि मेरे को रिफंड के लिए ये वाला बैंक चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और, कुछ लोग क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन होता है, इसको अगर क्लिक कर दोगे तो जो आपकी ITR है वो सारी हिंदी में आएगी। अगर इसको चेक नहीं करोगे, मतलब टिक नहीं करोगे इसको, तो वो आपकी इंग्लिश में आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ तो मैं इसको चेक नहीं करता हूँ, ठीक है ना। आपको हिंदी में चाहिए तो आप इसको चेक कर दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं तो बोलूँगा मत करना, इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। और मैंने ये जो ITR है वो इंग्लिश में ही भरी है, ठीक है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करेंगे यहाँ पर,
उसके बाद सीधा क्या करेगा, वो आपको ITR फॉर्म के ऊपर ले आएगा। आप ITR फॉर्म पे आ जाएंगे, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस पे आएंगे, ये एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी होगी, आपको भैया कुछ नहीं कर सकते इसमें, इधर आगे की तरफ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ जी, आपने जो बोला है सही बोला है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा दूसरा सेक्शन, पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पर मेरे क्योंकि मित्र का था, तो जो भी मेरे ऊपर जनरल नाम गाम उसका आधार कार्ड वगैरह वो सब मैंने नहीं डाला है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको सब चीज़ डालनी पड़ेंगी, अपना नाम वगैरह सारी चीज़ है ना, उसमें कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट का नेचर डालना, ठीक है ना, किस तरह का है। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है 31/139/1 ऑन और बिफोर ड्यू डेट यहाँ पे सेट करना है, ठीक है ना, और यहाँ पर नो कर देना है, और उसके बाद आपको आगे की तरफ कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आप आएंगे दूसरे पे, कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम एंड टैक्स। अब यहाँ से ध्यान रखना, मैं आपको सारे इनकम टैक्स के प्रोविजन भी बताता चलूंगा जहाँ पर आप मैक्सिमम सेविंग कर सकते हैं, तो ये हमेशा आपके काम आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी आपके काम आएंगे, ये हमेशा आपको हेल्प करेंगे जो सारे प्रोविजंस मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले याद रखना, आपको कंपनी से फॉर्म 16 मिला होगा, है ना, फॉर्म 16 है, तो वो फॉर्म 16 की ये सारी डिटेल्स है ऑलरेडी प्री फिल्ड आएंगी, ज़्यादातर केसेस है, अगर नहीं है तो आप भर लेना, वरना मैक्सिमम केसेस में ये प्री फिल्ड आती हैं सारी डिटेल्स, कि आपकी पूरी ग्रॉस इनकम कितनी थी, आपको कितनी सैलरी मिली थी, है ना, और जो पर्क्स मिले हैं वो कितने के मिले हुए हैं, आपके कितने अलाउंस डिड्यूज हो गए हैं, इस तरह ये डिटेल्स ऑलरेडी भर के आई हैं। अदरवाइज क्या करना, आप फॉर्म 16 से सारे के सारे वो जो है देख के, उसमें लिखा रहता है फॉर्म 16 में 17(1) में क्या वैल्यू है वो डाल देना, 17(2) में क्या वैल्यू है वो डाल देना, 17(3) में क्या वैल्यू है वो डाल देना, तो वो ऑटोमेटिकली डालोगे तो ये अपने आप प्री फिल्ड भर जाएंगी ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आपका जो नेट सैलरी वगैरह ये सब आपको फॉर्म 16 से देख के भरने हैं, अगर नहीं आपके भरे हुए हैं, ठीक है ना। इसमें से जैसे ये वाली चीज़ें ऑटोमेटिकली भरी जाएगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप, ये वाला भर सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स आपने कितना दिया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, 2400। फिर उसके बाद जो है आप जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे इसमें। अब दोस्तों यह है, जब इससे नीचे की तरफ आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम मिस कर जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक्चुअली ये भरी हुई नहीं होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्त, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दरअसल इसमें इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज में आता है आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, बैंक के अंदर आपका कुछ सेविंग होगा, और टाइम टाइम पे 100, 500, 1000 कुछ पैसा आता रहता है सेविंग अकाउंट्स में, तो वो जो इंटरेस्ट अमाउंट आता है वो दोस्तों यहाँ फिल किया जाता है। तो इसको सेलेक्ट करना इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट करके, है ना, और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिख देना सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर वो अमाउंट भर देना जितना भरा है। याद रखना, अगर वो अप टू 10,000 से नीचे का है तो आप इसका डिडक्शन ले सकते हो 80 TTA में, है ना, वो ही अमाउंट जो यहाँ पे भरोगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट से आपका इंटरेस्ट आया, जो वो यहाँ पे भरोगे एग्जैक्टली वही आपको भरना है 80 TTA, है ना, ये वाला इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट। एक्चुअली क्या है, इसमें 10,000 तक की लिमिट होती है, तो आगे मान लो आपका इंटरेस्ट आया है 7,000 रुपये, तो यहाँ पे आपने भरा, यहाँ पे 7,000 रुपये आपने अमाउंट भर दिया है, तो क्या होगा वो दोस्त, यहाँ पर अगर आप 7,000 रुपये कर दोगे तो वो टैक्स डिडक्शन में चला जाएगा 7,000 रुपये, 7 का 7,000 रुपये। लेकिन हाँ, 10,000 से ऊपर है तो वो ये जो लिमिट है 80 TTA की वो सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही है, तो उससे ऊपर का वो आपकी इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो उसको देख के कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं जो सही है वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ आप पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 80, यहाँ पर अब दोस्तों बी में सेक्शन में इसमें कर लेंगे, और भी कोई इनकम से मान लो ट्यूशन वगैरह किसी से है तो इसमें भर देना। कोई बंदा बिल्कुल नया है तो वो क्या कर सकता है, मान लो किसी के, मान लो कि पेरेंट्स का भरना है, तो मान लो ट्यूशन से वो अपनी इनकम लिख के यहाँ पे कुछ इनकम डाल सकता है, वो उसकी मर्जी है किस तरह डालना चाहता है ना, जो आई हुई हो जेन्युइनली, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों अब डिडक्शन के बारे में आती है, जिसे बोलते हैं टैक्स प्लानिंग का पार्ट भी बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा देता हूँ सारे। 80C के अंदर दोस्तों हमारे जो है लगभग 1.5 लाख की एग्जेप्शन होती है। अगर सैलरी क्लास के लिए एक बहुत बड़ी वो तो वो होती है 80C। 80C के अंदर कौन कौन सी आते हैं, 1.5 लाख तक की जो इनकम है आपकी वो हो जाएगी, टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर आप जो है उसमें जो है 80C में कैसे कौन कौन से प्रोग्राम, या तो आपने EPF में आपने इतना अमाउंट दिया हो, है ना, या फिर आपने PPF में इतना अमाउंट दिया हो, या फिर नेशनल पेंशन NPS के अंदर भी आपने टायर 1 में डाला हो, ठीक है ना। टायर 1 में एक और है यहाँ पर 80CCD1B ये वाला, इसके अंदर एक्स्ट्रा आप 50,000 का कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, मतलब 1.5 लाख का यहाँ और 50,000 का यहाँ भी कर सकते हो NPS के अंदर। तो दोस्तों ये वाला जो क्लॉज है ये बहुत ही काम का रहता है, 50,000 की डिडक्शन आपकी सेव करा देता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। 80B, तो इसमें क्या होता है, आपको NPS का अकाउंट खुलाना है, अगर नहीं खुलाया तो दोस्तों अगली बार कर लेना, NPS का अकाउंट खुला के, और यहाँ पर जो टायर 1 है ना, टायर, उसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2, ठीक है ना। तो टायर 1 के अंदर आपको यहाँ पर वो जो आपका है वो डिडक्शन ले लेनी है,
ठीक है ना, 80 CCD बी में। तो 1.5 लाख की एग्जम्पशन तो ऊपर होगी, आपने पीएफ में जमा किया हुआ, एनपीएस में जमा किया हुआ, या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया, तो कुछ भी कराओ आप, बहुत सारे इसके तरीके हैं कि है ना। आपने जो है कई है कि आपने पीपीएफ किए, EELS ये इक्विटी लिंक्ड ELSS है ना, इक्विटी लिंक्ड, यहाँ पर अगर उनसे कर दिया है जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो वहाँ भी आप 1.5 लाख की एग्जेप्शन ले सकते हो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। तो मेनली सैलरीड पर्सन जो बचाता है 1.5 लाख यहाँ पे सेव करता है। उसके बाद जो है, जैसे मान लो किसी की सैलरी मान लो 10 लाख है, अब 10 लाख में से 1.5 लाख तो कम हो गए, बच्चे कितना, 8,500 रुपये बचे, उसका 8.5 लाख रुपये बचा, 50,000 के एग्जेप्शन वो यहाँ पे निकाल सकता है आपका, किसके अंदर, 80 CCD 1B में कर सकता है। बहुत सारे क्लॉज है, पर मैं वो मेन है जो एक कोई भी नॉर्मल बंदा कर सकता है, वो क्लॉज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50,000 की आप ले सकते हो डिडक्शन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर वो जो है, अब ये दोस्तों एक होता है 80D, ये 80D का क्लॉज है। इसमें क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे पहुँचे 80D में, तो 80D में यहाँ पर आइएगा, और 80D में क्या है, यहाँ पर आप 25,000 रुपये, अगर आपके पेरेंट्स या आप 60 साल से नीचे हैं, तो 25,000 की डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो, जिसमें आपने मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह लिया हो, यानी अपने मेडिकल के प्रीमियम वगैरह भरने पे आपने 25,000 के लिए। अगर 60,000 से ऊपर है तो ये लिमिट 50,000 हो जाती है। तो दोनों लोग जो है अपने प्रीमियम्स वगैरह, जैसे मैं अपनी मदर का प्रीमियम करा देता हूँ, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, 50-55 साल की एज है, तो उनको क्या है 25,000 का जो प्रीमियम है मैं उसमें दे देता हूँ, पे कर देता हूँ, और यहाँ पर उसकी छूट ले लेता हूँ। और 5,000 रुपये क्या होता है, प्रिवेंटिव चेकअप में जो होता है, तो प्रिवेंटिव चेकअप मतलब हेल्थ चेकअप कराने के लिए जो कुछ चेकअप करा लेते हैं, 5,000 की डिडक्शन हम लोग यहाँ दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपकी कोई तुम्हारी फैमिली का मेंबर वो है तो यस कर देना, है ना। अपनी अगर फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे अपनी फैमिली का मतलब आप, आपका बच्चा और आपसे है ना। और यहाँ पेरेंट्स के लिए नीचे, अगर आपका कोई पेरेंट्स है तो यहाँ पे अगर पेरेंट को कराए तो यहाँ पे पेरेंट का यस कर दीजिएगा, है ना। और यस करने के बाद उसका हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना खर्च कराए, और आपका जो है वो जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना है, 5,000 डाल दीजिएगा, है ना, जो आपने कराया हो खर्चा। तो इस तरह यहाँ पे अगर आपके जो है 60 साल से नीचे हैं तो अप टू 30,000 तक का आप जो है यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो, है ना। अगर 60 साल से अबव है तो आप जो है 55,000 तक की डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। तो ये भी एक टैक्स प्लानिंग का एक पार्ट था इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर 80D में ये जो है आपका 80D है ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जब वो 80D भरेंगे आप, वो तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर आ जाएंगे घूम के, ठीक है, यहाँ पर आप निकल आएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लौट के आते हैं, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं। आपने अगर 80 में कुछ इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, है ना, हायर एजुकेशन का लोन लिया उसका इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, जो भी समझ में ना आए सिर्फ गूगल करना है, नॉर्मली सब लोग ऐसे ही भर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हाउस इंटरेस्ट आपको लेना है, इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन लेना है, हाँ ध्यान रखना। तो टैक्स प्लानिंग का एक ये भी पार्ट होता है कि अप टू 2 लाख रुपये जो अगर मान लो आपने होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अगर मतलब आपने पे किया है तो उसकी डिडक्शन भी आप यहाँ पर ले सकते हो 2 लाख की, है ना। मान लो आपने घर खरीदा अभी, तो 1.5 लाख की चाहो तो आप इसमें भी 80C में भी दिखा सकते हो ऊपर की कि आपने घर खरीदा है तो 1.5 लाख की डिडक्शन यहाँ पे, और इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो EMI पे 2 लाख की यहाँ पे। तो एक घर पे लगभग 3.5 लाख की आप ले सकते हो, अगर आप लोग चाहो 3.5 लाख का ले सकते हैं, है ना। तो ये जो डिडक्शन है आप 80C के अंदर ले लेंगे, ओके। चलिए दोस्तों, अब लौट के आते हैं दोस्तों हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम पे। सपोज करो आपकी एग्रीकल्चर से कोई इनकम है तो वो लिख देनी है आपको, 5,000 रुपये तक है तो 5,000 तक की इनकम लिख देनी है। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आपको कोई दूसरी ITR भरनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये कर देंगे, नहीं है तो इसको सेलेक्ट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। उसके बाद ये यहाँ पर आपकी टैक्स समरी आ जाएगी, पूरी की पूरी बनके पूरी टैक्स समरी आ जाएगी, है ना। तो अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले ATG में, ATG में क्या होता है दोस्तों, कुछ आप डोनेशंस करते हैं जो 100% डिडक्शन के लिए, जैसे PM केयर में भी किसी ने डोनेट किया होगा, कोविड आया था PM केयर में किया होगा, कई बार आपके ऑफिस से सैलरी कट जाती है डोनेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, उसकी वो लिस्ट आपको ऑफिस से मिल जाती है, वो डोनी का नाम, उसका एड्रेस क्या है, टाउनशिप क्या है, और साथ में आपको क्या है यहाँ पर स्टेट कोड क्या है, पिन कोड क्या है, पैन डोनी का, ये सब डाल देने हैं आपको। तो ये डाल के आपको जो जितना भी है वो 100% डिडक्शन में चला जाएगा क्वालिफाइंग लिमिट के बिना। तो ये जो है यूजुअली इसको भी आप अगर कहीं डोनेशन करते हो तो 80G में इसको भर देना, ठीक है ना, वो अपना पहले टैक्स डिडक्शन में पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर 80GGA। मान लो किसी ने आपने डोनेशन दी है साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पर 100% क्लेम कर सकते हो उसको, वो भी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और किसी ने मान लो अभी क्या था कि उन्होंने टाइम लिमिट दी थी कि आपको जो है ना ये आपका 80D का है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आपको, है ना।
कि अगर 60,000 साल से ऊपर है तो आप जो है 55,000 तक की ले सकते हो लिमिट, दोनों में अपनी और ये पेरेंट्स दोनों का करा सकते हो, डिपेंडेंट अगर पेरेंट्स आपके ऊपर है ना, नहीं तो नहीं करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने क्या करा है कि आपका कुछ जो इन्वेस्टमेंट था वो 1 तारीख से और 31/7/2020 के बीच में हुआ है, क्योंकि इस बार क्या हुआ था, कोविड की वजह से रिलैक्सेशन दे दिया था कि आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट है 31/7/2020 तक भी कर सकते हैं, तो आपको वो यहाँ पे फिल करने होंगे। ठीक है ना, उसके बाद टैक्स डिटेल्स पे आ जाएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी का 10 नंबर होगा, किसने काटा है, कितना पैसा आपका टोटल था, कितना टैक्स कटा है, वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑलरेडी सेम रहेगा। उसके बाद दोस्तों उसके जो है नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करके आओगे, इससे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आओगे यहाँ पे, है ना, तो आपको दोस्तों यहाँ पे टैक्स एंड वेरिफिकेशन पे आना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपको स्क्रॉल नहीं, यहाँ से टैक्स एंड वेरिफिकेशन पे आता हूँ। लास्ट स्टेप यही रहेगा, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन यहाँ पे करोगे तो इसमें आ जाएगा भाई आपका कितना टैक्स बना है यहाँ पे टोटल, और जो भी चेंजेस करेंगे ना वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे होते हुए चले जाएंगे दोस्तों, आपके वो इसमें नज़र आते हुए चले जाएंगे, आपको यहाँ पे आपको सारे चेंजेस होते हुए नज़र आ जाएंगे। ठीक है ना, उसको बस वेरीफाई करना है लास्ट में आपको। तो यहाँ पर जो है टैक्स वेरिफिकेशन में आएंगे तो ये इतना आपका टोटल टैक्स इतना है, टैक्स आपका क्लेम है तो ये आ जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा, वो बता देगा अगर भाई अमाउंट पेबल है, अगर लग रहा है आपको टैक्स जितना बनता है उससे ज़्यादा कटा है तो वो क्या करेगा, आप रिटर्न आपको क्रेडिट कर देगा, वरना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो बैंक है इनमें से किसको आपको जो क्रेडिट करने के लिए सेलेक्ट करना है वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो। लास्ट में यहाँ पे अपना नाम लिख देना, पिताजी लिख देना है ना, यहाँ पर कैपेसिटी और ये सब डाल देना, प्लेस डाल देना, और यहाँ पर ई वेरीफाई जरूर कर देना अपने आधार कार्ड के साथ, और इसी के साथ आप पूरा सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप पेड सर्विस चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 6380913433 पे, इस पे व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं कि आपको ये इश्यूज़ है और आपको एक चार्टर्ड की हेल्प चाहिए, तो हम लोग आपको पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन आपको मैं समराइज कर दूं यहाँ पर, जो आप सेविंग कर सकते हो दोस्तों 80C के अंदर आप कितना कर सकते हो, 1.5 लाख कर सकते हो, है ना। उसके बाद जो वो आप जो है 80D के अंदर कितना कर सकते हो, हाँ 25K कर सकते हो अगर आप जो है 60 साल से नीचे हैं, और 55K कर सकते हो अगर 60 साल से आप ऊपर हैं, है ना। 80CCD में, है ना, 80CCD 1B के अंदर आप क्या कर सकते हो, NPS के अंदर अकाउंट खुला के 50K टायर 1 में जमा कर दोगे तो 1.5 लाख के अलावा ये 50K भी आपको मिल जाएंगे, पर ये 60 साल तक नहीं निकलते हैं, ध्यान रखना, है ना। 24B के अंदर जो है आप 2 लाख तक के एग्जेम्पशन ले सकते हो, 24A में 2 लाख के जो टैक्स का एग्जेम्पशन है वो आपको मिल जाती है ना, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन्स के ऊपर वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है ना, HRA में आप क्लेम कर सकते हो, तो अगर HRA में तो आप ऑफिस में ही दे देते होंगे, तो आपको जो है 1 लाख से अगर नीचे है आपका जो रेंट है तो वो क्या होता है, आपको कोई पैन कार्ड नहीं देना होता है, अगर 1 लाख से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड सबमिट करना होता है ना। एक 50K की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन ना दोस्त इसी में ही आ गई है, क्योंकि ये पहले से 16 फॉर्म भरा हुआ है, 16A फॉर्म भरा हुआ है, उसके अंदर ही ऑलरेडी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन थी, है ना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 16 इसके अंदर जो है 16AI के अंदर ऑलरेडी, क्योंकि ये भरा हुआ है फॉर्म तो ऑलरेडी इसके अंदर भरी हुई आई थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी 16 के अंदर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 की, है ना। और अगर आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो 1.5 लाख तक का अगर कोई लिया हुआ है तो उसमें ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझा दी हैं। दोस्त वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर लगता हो कि आपके किसी फ्रेंड सर्किल में शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा बिना सोचे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि व्यूअर बहुत है मेरे चैनल पे पर सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, आप कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी भी बहुत हेल्पफुल रही या नहीं रही। और दूसरा, ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टॉक्स के बारे में आप चाहोगे, आपको ये पता स्टॉक्स के बारे में बेसिक्स चीज़ें सीखना आप चाहोगे हमसे, या फिर आप चाहोगे मैं आपको सिखाऊं कि कैसे हम स्टॉक्स को एक जने से दूसरे जने को गिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर स्टॉक्स के बारे में चाहिए तो ये 2 चीज़ प्लीज़ कमेंट में जरूर लिख लेना। बस आपसे इतना अप्रिशिएशन चाहिए जो इतनी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में और एक समराइज पॉइंट्स आपके सामने रखने में। एक बार अपनी ITR को जरूर भरिएगा, क्योंकि देखो पैसा आपका है, कहां कहां सामने वाले बंदे को आप दे देते हो, कहां कहां आपका पैसा भरा गया है या करा गया है, वो आपको पता जरूर होना चाहिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष दोस्तों, कोई भी इशू हो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स को पर्सनली यूज करता हूं और कोशिश करूंगा कि और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाऊं। बाय।